एक डिस्टेंट फ्यूचर में पृथ्वी की सतह रहने योग्य नहीं रही है, जिससे ह्यूमैनिटी को लहरों के नीचे शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही टेरेस्ट्रियल सेटलमेंट्स को छोड़ दिया जाता है, हमारी प्रजाति एक नए पानी के नीचे के चैप्टर की शुरुआत करती है। क्या हम समुद्र तल पर सिटीज बना सकते हैं? क्या बायोडोम्स और विशाल एयर बबल्स के साथ महासागर कॉलोनाइजेशन संभव है? अगर पृथ्वी की सतह अब हमारा सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो क्या मनुष्य समुद्र को अपना घर कहेंगे? पृथ्वी के 177 मिलियन स्क्वायर मील के विशाल सतह क्षेत्र के बावजूद 71% पानी से ढका हुआ है, जिनमें से अधिकांश अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। समुद्र का स्टडी करने की लॉजिस्टिकल चैलेंजेस किसी फॉरेन प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के समान हैं। जिस तरह हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में जीवित रहने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह हम पानी के नीचे के आवासों का पता लगाने के लिए टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं। यह साइंटिफिक रिसर्च से परे देखते हुए 21वीं सदी में हमारी जनसंख्या 2090 तक अनुमानित 11 बिलियन तक बढ़ सकती है, जिससे पृथ्वी के रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ जाएगा। क्लाइमेट चेंज बढ़ सकता है। बढ़ते तापमान, मौसम और बीमारी के प्रकोप से इकोसिस्टम्स को खतरा है। जलवायु परिवर्तन बढ़ सकता है। बढ़ते तापमान, शदीद शिद्दत, मौसम और बीमारी के प्रकोप से पारिस्थितिकी तंत्राओं को खतरा है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह अधिकाधिक हॉस्टाइल होती जा रही है, वैसे वैसे मानवता पानी के नीचे शरण ले सकती है। पानी के नीचे की कॉलोनियां अभयारण्य का काम कर सकती हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं या पर्यावरणीय आपदाओं का सामना करने में सुरक्षित आश्रय प्रदान करती हैं। हालांकि पानी के नीचे रहने की प्रैक्टिकलिटी कई चुनौतियों को प्रस्तुत करती है। पानी के नीचे रहने वालों की सुरक्षा, सर्वाइवल और कॉम्फोर्ट सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। जमीन के विपरीत, जहां हवा में सांस लेना स्वाभाविक है, पानी के नीचे के हैबिटेट्स को सांस लेने योग्य हवा की निरंतर सप्लाई प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन बस्तियों में रहने योग्यता के लिए उपयुक्त दबाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पानी के नीचे रहने का विचार भले ही मुश्किल है, लेकिन यह अज्ञात भविष्य में हमारी ह्यूमैनिटी के बचाव के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। समुद्र के नीचे रहने के लिए बनाई गई जगह को वहां रहने वालों की सुरक्षा, उनके जिंदा रहने और कॉम्फोर्ट का ध्यान रखना होगा। लेकिन ये बेसिक नीड्स पूरी करना मुश्किल है। जमीन पर तो हम आसानी से सांस ले सकते हैं, लेकिन पानी के नीचे रहने के लिए सांस लेने के लिए स्कूबा जैसी तकनीक की जरूरत होगी। जमीन के ऊपर हवा के दबाव के अनुकूल हमने खुद को ढाल लिया है, लेकिन पानी के अंदर हर 10 मीटर नीचे जाने पर दबाव एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है। 25 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसें नशा पैदा कर सकती हैं, जिससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और गलत फैसले लेने और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे बचने के लिए कई गोताखोर हेलियोक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 21% ऑक्सीजन और 79% हीलियम होता है। एक और चैलेंज है डीकम्प्रेशन बीमारी, जिसे डी बैंड्स के नाम से जाना जाता है। यह तब होती है जब डाइवर्स बहुत जल्दी ऊपर आता है, जिससे उसकी मांसपेशियों और खून की धाराओं में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। ये बुलबुले बड़ी रक्त वाहिकाओं को रोक सकते हैं, जिससे जोड़ों में तेज दर्द और अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। ये बबल्स शरीर की मुख्य रक्त वाहिकाओं को रोक सकते हैं, जिससे जोड़ों में बहुत दर्द होता है और अंगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इससे बचने के लिए गोताखोरों को धीरे धीरे लगभग 10 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार। समुद्र के बहुत गहरे इलाकों में रहना मुश्किल है। ये चुनौतियां काफी बड़ी हैं। कुछ लोगों ने समुद्र तल पर स्काईस्क्रेपर्स बनाने जैसे अजीबोगरीब आइडिया दिए हैं, लेकिन इतना गहराई में सिर्फ दबाव ही रहने वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। समुद्र की सतह पर बनी हुई बंद कॉलोनी रहने के लिए ज्यादा सुरक्षित होगी, क्योंकि यहाँ नार्कोसिस एंड डीकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा कम होगा। समुद्र की सतह पर बनी कॉलोनी से जरूरी जमीनी चीजों जैसे हवा और सूरज की रोशनी आसानी से मिल सकती है। एक कामयाब पानी के नीचे वाली हैबिटेट बनाने के लिए इसे शायद समुद्र की सतह के जितना हो सके उतना पास बनाना जरूरी हो सकता है, लेकिन समुद्र की सतह के पास बनी कॉलोनी के लिए भी एक मजबूत लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। इस सिस्टम को हवा के मिश्रण को सर्कुलेट करना होगा, अंदर का तापमान सही रखना होगा, नमी को नियंत्रित करना होगा
और कॉलोनी के अंदर पैदा होने वाली अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार करना होगा। इसी तरह की लाइफ सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया की इकलौती पानी के नीचे वाली लेबोरेटरी एक्वेरियस रीफ बेस में किया जाता है। फ्लोरिडा कीज नेशनल मरीन सेंचुरी में की लार्गो के तट से 3.5 मील दूर स्थित एक्वेरियस रिसर्चर्स को लहरों के नीचे रहने और सीधे तौर पर कोरल रीफ्स से डेटा इकट्ठा करने का अनोखा अवसर प्रदान करता है। अपेक्षाकृत कम गहराई, लगभग 15 मीटर में स्थित एक्वेरियस रिसर्चर्स, जिन्हें एक्वानॉट्स कहा जाता है, को रीफ बेस के अंदर अनिश्चित काल तक काम करने की अनुमति देता है। हालांकि सतह पर वापस आने से पहले उन्हें 17 घंटे के डीकम्प्रेशन से गुजरना पड़ता है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले एक्वानॉट्स में से एक फैबियन क्यूस्ट्यू थे, जो प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी जैक्स क्यूस्ट्यू के पोते थे। 2014 में क्यूस्ट्यू 31 लगातार दिनों तक एक्वेरियस के अंदर रहे और काम किया, जिस दौरान उन्होंने 2 साल के बराबर डेटा इकट्ठा किया। अगर हम पानी के नीचे रहने की फिजिकल चैलेंजेस जैसे सांस लेने वाली हवा मुहैया कराना, उच्च दबाव से निपटना और खतरनाक बीमारियों का प्रबंधन करना जैसी चीजों को पार कर लें, तो समुद्र के नीचे बसी हुई मानव कॉलोनी कैसी दिखेगी। 1978 में भविष्यवादी फिलिप पॉली ने सब बायोस्फीयर 2 नाम की एक पानी के नीचे की कॉलोनी की थी। यह अडेप्टेबल पानी के नीचे का आवास 50 से 100 लोगों के साथ साथ जानवरों और पौधों के छोटे समूहों को भी समायोजित कर सकता है। इस कॉम्प्लेक्स संरचना को हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की विविधता को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें अलग अलग बायोडोम होते थे, जिनमें लघु टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र होते थे, जिनमें वर्षा वन, रेगिस्तान और मूंगा चट्टान शामिल थे। दूसरे फ्यूचरिस्ट्स ने अलग अलग विचारों को पेश किया है। एक विचार में एक विशाल पानी के नीचे का ग्लोब बनाया गया है, जो एक फैले हुए शहर के केंद्र के चारों ओर बना है। एक और दिलचस्प विचार जापानी कंपनी शिमिजू कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, जिसने समुद्र तल पर रिसोर्स सस्टेनिंग फैक्ट्री को जोड़ने वाले एक गहरे समुद्री कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव रखा था, जो सतह के ठीक नीचे तैरते हुए रहने योग्य 500 मीटर के गोले से जुड़ा था। हालांकि हमारे पास टेक्नोलॉजी से पानी के नीचे के हैबिटेट बनाने की क्षमता है, जिसमें बायोडोम, महासागरीय ग्लोब और पानी के नीचे की फैक्ट्रियां शामिल हैं। लेकिन पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। मनुष्य जीवन रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक निर्भर है, और यह निर्भरता निकट भविष्य में बदलने की संभावना नहीं है। आने वाले सालों में डेंजरस क्लाइमेट कंडीशन से बचने के लिए मनुष्य एक हाइब्रिड जीवन शैली अपना सकते हैं, जो अस्थायी रूप से समुद्र के अनछुए इलाकों में रहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च, फंडिंग और रिसोर्सेज में महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। वर्तमान में अधिकांश ध्यान स्पेस एक्सप्लोरेशन पर केंद्रित है, जो ब्रह्मांड में एक नए घर की तलाश कर रहा है। फिर भी मानवता का भविष्य बहुत अच्छी तरह से लहरों के नीचे स्थित हो सकता है।